हेलो बेटा। कैसे हैं आप? आज से हम अपनी इंग्लिश की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम की। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं वो सभी हिंदी मीडियम में हैं। आज से हम पहली अपनी इंग्लिश मीडियम की क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो पहला आज का जो हमारा टॉपिक मैंने लिया वो हमारा क्लास 9 से चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से लिया है। ठीक है बेटा। तो वर्क क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। वर्क का मतलब होता है फॉर डूइंग। देखो बेटा, काम, वर्क मतलब काम। आपको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी चीज़ें, कोई फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी वर्क करने के लिए हमें। जैसे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा है, जो सांस लेती है, वो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। इन लिविंग थिंग्स एनर्जी इज सप्लाइड थ्रू फूड दे ईट। जो वो खाना खाते हैं, जो फूड वो खाते हैं, उनसे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कार, बस, ट्रक वगैरह, अगर इनको हम चलाते हैं तो ये कैसे चलते हैं? इनको चलने के लिए भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इनकी एनर्जी इनको फ्यूल के द्वारा मिलती है। मतलब ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड एनर्जी। मतलब हर एक तरीके का काम, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। वर्क बराबर होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब बल आपने जो लगाया, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से वो कितनी हिली है, कोई वस्तु कितना मोशन में आई है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और वर्क हमारा कैपिटल डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू बराबर एफ क्रॉस एस होता है। जब ये क्रॉस का निशान हटता है तो एफ एस कॉस थीटा आ जाता है बेटा। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, अगर एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरा फैक्टर हमारा जीरो। इसका मतलब वर्क आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब फोर्स जो होता है वो किसी न किसी एंगल पे ही लगा तो ठीक है, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ वर्क की। वर्क की यूनिट क्या होती है, हम उसकी बात करेंगे बेटा। जो फोर्स होता है हमारा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सेकंड की एस की डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो या तो इसकी यूनिट, वर्क की यूनिट हमारी होती है न्यूटन मीटर, या क्योंकि वर्क है, वर्क के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, तो एनर्जी की यूनिट हमारे पास होती है जूल। तो इन दोनों में से कोई भी यूनिट हो सकती है, या तो आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या जूल लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो वर्क की यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन मीटर या जूल। देखिए, जे एफ हमने बात की एफ क्रॉस एस की। किस प्रकार से डब्ल्यू बराबर एफ क्रॉस एस होता है बेटा? देखो, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने बल लगाया, जिसमें हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या हुई? इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसलिए डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वर्क हमारा तीन तरीके से हो सकता है बेटा। जो वर्क है वो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो वर्क। वर्क पॉजिटिव कब होगा? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप वो इस उस पर फोर्स लगाकर, वो F1 डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगाया, और आपने उस पर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा देते तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्लस हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव। ठीक है। तो F1 प्लस F2 हमारे पास हो जाएगा। अब नेगेटिव कब होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर जो ज़्यादा फोर्स है उसमें से कम फोर्स माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव फोर्स है। अब बात करेंगे जीरो फोर्स की। जीरो का मतलब हो गया जैसे दीवार पर धक्का लगाना। आप किसी वॉल पर, अगर आप वॉल को आप पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वहाँ जीरो हो जाएगा। या जैसे कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो उस केस में जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपका वर्क जीरो हो जाएगा। मतलब वस्तु वहाँ से अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, मोशन में नहीं आएगी। और जब तक कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं आएगा, तब तक वर्क नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ वर्क। कंडीशंस ऑफ वर्क का मतलब है कि क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है कि काम हो, वर्क हो। तो मेन कंडीशन है बेटा, पहला, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। बिल्कुल, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है। टिल देन फोर्स नहीं लगेगा तब तक काम नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप, सेकंड जो कंडीशन है, अगर आप किसी उस पर बल लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पर, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क हमारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। तो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा, और वाइस वर्सा। जितना वर्क, इसका मतलब उतना ज़्यादा फोर्स। ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा वर्क होगी। दोनों एक दूसरे पे वाइस वर्सा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि किस केस में वर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है उसके लिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। बिल्कुल,
जो मून है वो सन के जो अर्थ है उसके अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है। और आप देखेंगे कहीं से भी, चाहे मून यहाँ है चाहे मून यहाँ है, तो ये अर्थ के साथ क्या कर रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहीं पर भी है तो अर्थ के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा 90 हो गया, इसका मतलब जब कॉस थीटा 90 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो W बराबर एफ एस इंटू 0, तो पूरा फैक्टर 0, इसीलिए यहाँ पर वर्क 0 हो गया। और इसीलिए क्योंकि वर्क 0 हो गया तो मून जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के अर्थ के पास नहीं आता। सिमिलरली अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो अर्थ भी क्या करती है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाती है सन के साथ, इसीलिए वो अपना ऑर्बिट छोड़ के सन के पास नहीं जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करने, एक और एग्जाम्पल बात कर रहे हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। अ कुली लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड। एक कुली ने 15 kg का, 15 kg का कोई भी लगेज उठाया अपने सर पे और ज़मीन से, ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड अबव 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की हाइट पे उसने उठाया है। मतलब यहाँ ज़मीन से उसने 1.5 मीटर की दूरी पर उसने क्या किया है, डिस्टेंस पर उसने उसको उठा के अपने सर पे रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट द वर्क, आपको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है बाय हिम ऑन द लगेज पे वो कितना काम कर रहा है, वर्क निकालना है। ठीक है, मास ऑफ द लगेज हमारे पास कितना दिया, 15 kg दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी बेटा, 1.5, उसने ज़मीन से उठाकर कहाँ रखा, अपने सर पे रखा हुआ है, हेड पे रखा हुआ है, तो 1.5 मीटर हो गया। अब W बराबर वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर हमारे पास ma होता है, क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा। तो फोर्स की जगह हम रखेंगे mg यहाँ पर। तो W बराबर fs होता है, f की जगह हमने mg पुट किया, mgs हो गया। m की वैल्यू हमारे पास मास दिया हुआ 15, ग्रेविटी जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारी 10 होती है, इंटू 1.5 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2 to 5, दैट इज 225 किलोग्राम। यहाँ पर मास है तो किलोग्राम, यहाँ ग्रेविटी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास या तो यूनिट होगी 225 न्यूटन मीटर, या आप 225 उसको जूल बोल सकते हैं, या 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से, इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं, के द्वारा किया गया वर्क आप निकाल सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कोई भी ऑब्जेक्ट कर पा रहा है, वो कैपेसिटी उसकी क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। एनर्जी क्या होती है बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क, जितना काम उसने किया है, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। चाहे आपको पता चले कि इतनी एनर्जी लगी उसको काम करने में, या इतनी एनर्जी से उसने इतना काम किया है, तो आप इस तरीके से उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। एनर्जी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती। टिल देन कोई डायरेक्शन नहीं होगी तब तक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले बेटा एनर्जी के लिए अब यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है, अभी हम बात करते कि एनर्जी को जो यूनिट होती है वो जूल होती है। और 1 किलो जूल, किलो मतलब 1000 जूल, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। अब बहुत काइंड ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बहुत तरीके की और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास होती हैं जो हमें मेनली पढ़नी है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और उसकी पोजीशन की वजह से, उसके मोशन और उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी के थ्रू जो एनर्जी प्रोसेस हुई है उसके मोशन और उसकी पोजीशन की वजह से वो क्या होती है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैकेनिकल एनर्जी है क्या, मोशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का सम, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर हम सम कर दें तो वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल होती है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाले हैं।
काइनेटिक एनर्जी, जैसा मैंने अभी कहा कि काइनेटिक एनर्जी मतलब ड्यू टू मोशन, यस, तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस हुई है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें मोशन हो गया है, तो मोशन अगर आ गया है तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे मूविंग क्रिकेट बॉल, जैसे कोई बॉलर है वो बॉल फेंक रहा है तो वो मूविंग बॉल है, उसमें उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, रनिंग वाटर हो गया, कार मूविंग, बिल्कुल जब कार जो चल रही है मोशन है, जितनी भी चीज़ें मोशन में उस सबके पास क्या है बेटा, काइनेटिक। जैसे हवा भी चल रही है, फ्लोइंग वेंट, तो वो भी हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ of the mass and square of the velocity। हाफ ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बराबर होती है। तो ई के दैट इज एनर्जी, और ये के से काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मास हो गया, वी से वेलोसिटी हो गया, तो इसको डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वर्क क्या होगा बेटा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का। यूनिट हमें पता ही है इसकी क्या होती है, जूल होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। An object of mass 15 kg, 15 kg, 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per meter second। 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 15 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय इट, उसके जो थ्रू काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हो रही है हमें वो बात करनी है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 15 kg है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ई के दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह 15 रखेंगे, वी की जगह 4 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर है। आप इसको काटेंगे तो यू विल गेट 120 जूल। कितना जगह बेटा, 120 जूल। मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो निकल गई हमारी वो 120 जूल निकल जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड की तो बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही मिलकर क्या होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ड्यू टू इट्स मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, या उसके शेप में कोई चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर कैप्टन डैम। कोई भी डैम है अगर उसके पीछे पानी को क्या किया है, रोका गया है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू इट्स पोजीशन के, बहुत बड़ा है या चौड़ा है, उसकी विड्थ कितनी है, वो डैम बहुत बड़ा है, तो वो ड्यू टू इट्स पोजीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बेंट ऑफ स्ट्रिंग बो, जैसे ये स्ट्रिंग बो का एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है बेटा। जैसे ये बो है और अगर मैं इसके स्ट्रिंग पे ये बो लगाकर मतलब तीर लगाकर इसको खींच दूँ, तो इसके खींचने से इसमें क्या हुई, इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी आएगी। किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से। और जैसे ही आप इस बो को छोड़ते हैं तो ये वापस इस नॉर्मल पोजीशन में आएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, मोशन आ गया। तो इसकी ये है पोटेंशियल एनर्जी, जब आपने इसको खींचा बो को, और ये जब निकल गया तीर कमान से, तो ये क्या हो गया, उससे मोशन आ गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल है, ये पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और ये मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। जैसे वाइंडिंग ऑफ, यहाँ पर वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ अ स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर आप खोल देते हैं फिर उसको वापस प्रेस करते हैं तो वो भी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट, हम उनकी बात करें, किन किन फैक्टर्स पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है या अफेक्ट करता है उसको। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से है, तो मास उसका डेफिनेटली अफेक्ट करेगा कि व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से कितनी हाइट पे, पोटेंशियल मतलब पोजीशन होती है, तो पोजीशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है बेटा, मास एंड हाइट। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो इसकी जगह जी आ जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जगह हमारे पास एम जी एच, एम से मास, जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम पोटेंशियल एनर्जी का लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी ऑफ 10 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। अगर कोई भी 10 kg की का मास है वो 6 मीटर हाइट पर अब उसको अर्थ से उठाया जाता है, तो कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पीई पोटेंशियल एनर्जी या ईपी भी ले सकते हैं, दैट इज एमजीएच होता है। मास हमें 10 kg दिया है, एच हमें 6 मीटर दी है, 6 मीटर की दी हुई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ईपी आपको एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एमजीएच, एम की जगह 10 रखेंगे, जी ऑल्सो 10 एंड एच हमारे पास क्या है 6 मीटर। तो इफ़ यू कैलकुलेट इट देन यू विल गेट अ
600 जूल, दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 600 जूल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन इंग्लिश मीडियम एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी जो वीडियोस है वो पसंद आ रही हैं और आपको समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।